एसपीसी सीनियर कंसल्टेंट ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज के लिए टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। अब आपको पता है कि जो स्किन है ये क्या है, इम्परमेबल टू वाटर। अगर ये इम्परमेबल टू वाटर नहीं होती और हम नहा के आ रहे हैं सुबह सुबह तो क्या होता, पानी हमारी स्किन के अंदर, शरीर के अंदर चला जाता। और अगर ये स्किन इम्परमेबल नहीं होती, जो अंदर बॉडी फ्लूइड्स हैं ये सब बाहर निकल जाते हैं, जैसा बर्न के केस में होता है। बर्न के केस में जो ये बैरियर है जो बाहर के फ्लूइड को अंदर जाने से रोकता है और अंदर के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको बाहर आने से रोकता है। तो बर्न के केस में क्या होता है, ये डैमेज हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो उस समय जो बर्न पेशेंट है उसका बहुत एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। तो इसके लिए इट इज बैरियर between internal environment of the body and external environment, and it is largest external organ of the body. जो largest internal organ of the body है वो क्या है, liver. Largest external organ of the body, और it comprises 10 to 15% of the total body weight. So today we will know what is the structure of skin. The skin consists of two layers. Outermost is epidermis, and just below to epidermis is dermis. यानी सबसे जो ऊपर की परत होती है, ऊपर की लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी माने ऊपर, डर्मिस माने डर्मिस के, जो डर्मिस के ऊपर होती है उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। और बाकी एपिडर्मिस के नीचे तो डर्मिस हो गई, और डर्मिस के नीचे जो होती है उसे हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस दूसरा नाम है सबक्यूटिस, इसको पेनिकुलस भी कहते हैं। तो मेन चीज आप रखो डर्मिस, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस, बीच में डर्मिस और नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज आल्सो नोन एज पेनिकुलस, सबक्यूटिस और पेनिकुलस। अब डर्मिस की, एपिडर्मिस की बात करते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ एनिमल टिश्यू में, नीट में जब आपने प्रिपरेशन की होगी एनिमल टिश्यू में, की एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और कौन-कौन से टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। सो एपिडर्मिस इज एपिथेलियल टिश्यू, जो आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिडर्मिस में जो सेल्स होती हैं, मेन सेल्स कौन सी होती हैं, कीरेटिनोसाइट्स, और 90% ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स आर कीरेटिनोसाइट्स एंड 10% अदर सेल्स होती हैं। एंड सेकंड इज डर्मिस। तो डर्मिस इज ए कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस इज ए एपिथेलियल टिश्यू। डर्मिस कैन बी डिवाइडेड इनटू two parts. The superficial part is papillary dermis and deep part is deep dermis or reticular dermis. And मैंने थर्ड बताया था कि थर्ड पार्ट है हाइपोडर्मिस और सबक्यूटिस और पेनिकुलस। तो देखा जाए ये हाइपोडर्मिस में, ये सबक्यूटिस, ये दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्किन। टेक्निकली ये स्किन का पार्ट नहीं है। स्किन में बेसिकली दो लेयर होती हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। दूसरा कुछ अपेंडेजेस ऑफ द स्किन होते हैं। अपेंडेजेस में जैसे हेयर्स हैं, ये भी स्किन से ही निकल रहे हैं। सूट ग्लैंड्स हैं। सूट ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, एक्राइन और एपोक्राइन, एक्राइन एंड एपोक्राइन। और सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, इसके अलावा नेल्स होते हैं। स्किन अपेंडेजेस में हेयर्स, ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स में टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स, सूट ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। सूट ग्लैंड टू टाइप्स, एक्राइन एंड एपोक्राइन। याद कर लो, मेरा काम है आपको याद करवा के जाना, तब पढ़ाने का। और नेल्स, तो स्किन अपेंडेजेस कौन से हो गए, हेयर्स, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में एक्राइन और एपोक्राइन एंड सीबेसियस ग्लैंड एंड नेल्स। तो नेल्स आपको पता है कहाँ होंगे, फिंगर नेल और टो नेल। सीबेसियस ग्लैंड कहाँ होंगी, फेस पे बहुत ज्यादा होती है, बाकी दूसरे बॉडी पार्ट्स में होंगी। सीबेसियस ग्लैंड
what produces a yellow creamy substance which is known as sebum, and sebum is essential for the moisture of the skin. अगर सेबेशियस ग्लैंड इनएक्टिव हो जाए तो सेबम नहीं बनेगा. सेबम क्या होता है, बनने के बाद में सरफेस पे स्प्रेड कर जाता है, इससे हमारा जो एसेंशियल मॉइस्चर है स्किन में वो रहता है. अगर सेबेशियस ग्लैंड इनएक्टिव हो जाए तो क्या होगा, जो मॉइस्चर हमें चाहिए स्किन सरफेस पे वो नहीं मिलेगा, तो हमारी स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई. और जब ड्राई स्किन होगी तो उसमें क्या होगा, इचिंग और छोटे-छोटे फ्लैक्स स्केल्स जो है वो अलग होने लगते हैं, तो ड्राई एंड इची स्किन हो जाएगी. When sebaceous glands becomes inactive or hypoactive. दूसरा जो सुपरफिशियल डर्मिस है उसे कहेंगे पैपिलरी डर्मिस. डर्मिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सुपरफिशियल डर्मिस एंड डीप डर्मिस. डीप रेटिकुलर डर्मिस एंड सुपरफिशियल पैपिलरी डर्मिस. तो पैपिलरी डर्मिस है, इट इज थिन. 20% पैपिलरी डर्मिस होती है डर्मिस की और 80% रेटिकुलर डर्मिस होती है. ये दोनों में डिफरेंस है. दूसरा जो पैपिलरी डर्मिस है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है. लूज, इसमें जो फाइबर्स हैं वो कम होते हैं और जो एमॉर्फस मैट्रिक्स है वो ज्यादा होते हैं. और जो डीप डर्मिस है, रेटिकुलर डर्मिस है, इट इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. अगर आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा हो एनिमल टिश्यू में, तो कनेक्टिव टिश्यू depending on the number of cells, fibers, collagen fibers, elastin fibers कितने हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, इस बेसिस पे जो टिश्यूज होते हैं वो एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, फाइबर्स और सेल्स कम होंगे, मैट्रिक्स ज्यादा होगा, लूज रहेगा, ठीक है ना. और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होगा, रेगुलर और इरेगुलर. तो जो रेगुलर होता है उसके एग्जांपल क्या है, टेंडन, लिगामेंट्स. रेगुलर में जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है रेगुलर, उसमें क्या है, जो फाइबर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स को अपोज करते हैं. जो इरेगुलर होता है उसमें फाइबर्स क्या है, कहीं कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती. तो ये जो डीप डर्मिस या रेटिकुलर डर्मिस है, इट इज irregular, dense irregular connective tissue, and papillary dermis is loose connective tissue, and hypodermis consists of fat lobules and divided by vascular septa. तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं. This is structure showing epidermis. दूसरी बात जो हमने नहीं बताया कि डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में एक चीज और होती है, इसको हम कहते हैं डर्मो एपिडर्मल जंक्शन. इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस देयर इज ए डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, DEJ. यानी कि जो डर्मिस और एपिडर्मिस को जो कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज डर्मो एपिडर्मल जंक्शन. सो इन डर्मिस यू कैन सी देयर इज ए appendages, eccrine glands and hair follicles and apocrine glands and sebaceous gland. And you this diagram, ये जो आपकी sebaceous gland है, this is opening into this hair follicle, and apocrine glands is also open into this hair follicles. And eccrine glands है, this is directly opening on the surface of skin. So among glands there are two type of glands, one is sebaceous gland and other one is suet gland. And suet glands are also of two type, eccrine glands and apocrine glands. Sebaceous gland and apocrine glands directly open into the hair follicle, while eccrine suet glands they open on the surface of skin, epidermis, skin. And you can also see the third layer of skin, which is not technically third layer of skin. This is subcutaneous, and this consists of vascular fat lobe. This consists of fat lobules and vascular fatty septa.
Now we come on the epidermis. Epidermis is outermost layer of the skin. Epi means above the dermis. और जो थिकनेस है इसकी, देयर इज ए वेरिएबल थिकनेस, ये थिनेस्ट होती है, हमारी आईलिड्स होती है इसमें थिनेस्ट होती है, इसका साइज होता है 0.1 mm एंड थिकेस्ट एट palm and soles. palm and soles पे कितनी होगी 1 mm. तो इसका मतलब जो आईलिड्स पे हमारी स्किन है वो 10 टाइम्स थिन है एज कंपेयर टू palm and soles. दूसरा जो एपिडर्मिस होती है इट इज एवास्कुलर, मींस इट हैज नो आर्टरीज, इसमें कोई आर्टरी कोई ब्लड वेसल नहीं होती, नो नर्व एंडिंग, ना ही कोई नर्व एंडिंग होगी. मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू मेनली कीरेटनोसाइट्स. हमने बताया कि जो एपिडर्मिस है इट इज मेड अप ऑफ, चाहे कोई भी लेयर हो इसमें 5 लेयर्स होती है लेकिन ऑल द लेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. और मेन सेल्स होती है वो क्या होती है कीरेटनोसाइट्स. 90% cells of the epidermis are keratinocytes. So epidermis is avascular, that is has no artery, no nerve ending, make up of epithelial tissue, mainly keratinocyte. The topmost layer is dead and set continuously. जो epidermis की सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर है, वो कंटिन्यूअसली सेड होती रहती है, हमारी बॉडी को छोड़ती रहती है, स्किन सरफेस को छोड़ती रहती है और डेड होती है. Now we come on layers of epidermis from deep to superficial. अब हम केवल एपिडर्मिस को ले रहे हैं, उसके सबसे नीचे से सबसे जो नीचे वाली पार्ट है, सबसे जो डीपेस्ट लेयर है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटम बेसाले और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. स्ट्रेटम बेसाले और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. दूसरी लेयर का नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और प्रिकल सेल लेयर, और इसको मेल्पिजियन सेल लेयर भी बोलते हैं. स्ट्रेटम स्पाइनोसम और प्रिकल सेल लेयर. और जो थर्ड लेयर है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और ग्रेनुलर सेल लेयर. तो थर्ड लेयर है ये 2 to 3 सेल लेयर थिक है, इसकी जो थिकनेस है. जो फोर्थ लेयर है दैट इज नोन एज स्ट्रेटम ल्यूसिडम और क्लियर सेल लेयर. और जो फिफ्थ लेयर है उसे बोलेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है, तो इस प्रकार से एपिडर्मिस में कितनी लेयर होंगी 5. लेकिन हर जगह हर लेयर नहीं होती, किसी पार्ट में कोई लेयर एब्सेंट होगी, किसी कंडीशन में कोई लेयर एब्सेंट होगी. ये 5 हैं लेकिन कहीं कहीं आपको 3 मिलेंगी, कहीं कहीं 4 मिलेंगी. ठीक है. नाउ स्ट्रेटम बेसाली और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. इन दिस डायग्राम the lowermost layer, this layer, this one, this is stratum basale and this is Langerhans cells. और इसमें मेलानोसाइट्स भी होती हैं. देखिए इसमें मेलानोसाइट्स, ठीक है, ये मेलानोसाइट्स और ये पूरी मेलानोसाइट मिक्स है. डेंड्रिटिक सेल्स होती है. मेलानोसाइट्स एंड Langerhans cells both are dendritic cells. इसके अलावा और सेल्स होती है, दे आर नॉट डेंड्रिटिक सेल्स. वो डेंड्रिटिक सेल नहीं होती है, केवल 2 सेल्स होती है डेंड्रिटिक. वन इज मेलानोसाइट्स एंड अदर इज Langerhans cells. ये क्वेश्चन आता है नी पेज में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डेंड्रिटिक, या व्हिच इज नॉट, व्हिच डू नॉट हैव डेंड्राइट्स. ठीक है ना, बाकी सेल्स के नाम दे रखे होंगे. तो ये दोनों में से कोई दे रखा है, मेलानोसाइट दे रखा है, Langerhans दे रखा है, तो दे आर डेंड्रिटिक सेल. तो दिस इज बेसल सेल लेयर और स्ट्रेटम बेसाले और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. अब इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल. ये जो जर्मिनेटिवम है इसकी सेल्स में क्या होती है, माइटोटिक एक्टिविटी होती है, यानी डिवाइड करने की पावर होती है. सो 30% ऑफ द बेसल सेल आर डिवाइडिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी समय पे देखेंगे तो इसकी जो टोटल सेल्स होती है उसमें 30% डिवाइड करती हैं, बाकी सेल्स डिवाइड नहीं करती. वो अपने प्रिपरेशन कर रही होंगी सेल डिवाइड होने की. ठीक है ना. which becomes 100% in disease like psoriasis, जो 100% हो जाती है psoriasis में. किसी ने psoriasis से पेशेंट देखा है? सर मैं हूँ. हाँ आपने देखा है? मैंने हूँ जी, हूँ मैं psoriasis का. अच्छा
तो अपने एक लीजन दिखाओ जरा, कहीं लीजन है आपके? सर अभी कम कर रखा है, उसे रिड्यूस से मेडिसिन चल रही है ना एक्चुअली उसकी। कहाँ से मेडिसिन चल रही है? सर दिल्ली से। तो भाई साहब आप हमारे पास आ जाइए, आप दिल्ली की मेडिसिन हमें दिखा दीजिए। हम मेडिसिन नहीं, मतलब बेसिक शैम्पू चलता है मेरा, इतना नहीं है। अरे हम आपको वो चीज बता देंगे ना, इससे सोराइसिस ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा आपको। मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा जिससे आपकी सोराइसिस बिल्कुल खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। सर लगभग हो गई है। हाँ तो और हो जाएगी, अच्छी बात है। तो हम आपसे कुछ सीख लेंगे, आप हमसे मिल बात कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। सो सोराइसिस में क्या होगा कि स्किन के सरफेस पे प्लाक्स होती हैं। प्लाक्स क्या होती हैं? एनी फ्लैट रीजन, फ्लैट एंड रेस्ड रीजन फ्रॉम द स्किन सरफेस। और उसमें क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, सिल्वरी स्केल्स, लाइक फिश लाइक स्केल्स होते हैं। बॉडी में जगह जगह पे ऐसी प्लाक्स बन जाती हैं एंड दे आर इची। तुम सही करो, प्लाक्स बनती है ना स्कैल्प पे। कॉमन साइड स्कैल्प है बिहाइंड एल्बो और नी जॉइंट और कमर पे होंगी, यानी कि उस साइड पे होंगी जहां ट्रॉमा होता है, जहां फ्रैक्चर होता है, उससे इसका कुछ लिंक है। स्कैल्प पे हम कंघी करते हैं तो कंघी से ट्रॉमा पहुंचता है तो स्कैल्प पे प्लाक बनती है वो। तो जहां जहां सोराइटिक रीजन्स है वहां की जो स्टेटम वैसाली है या जर्मिनेटिवम है, वहां की कितने परसेंट सेल डिवाइड करती हैं? 100%। एंड नॉर्मली दे आर 30%। तो 30% से बढ़ के कितनी हो जाती है? 100%। तो सोराइसिस में व्हाट हैपेंस, द बेसल सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस दे डिवाइड, द नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल इंक्रीजेस, ठीक है ना? और ये सेल्स जैसे जैसे बनती है वैसे वैसे ऊपर भी आती हैं, दूसरी परतों में आएंगी, फिर टॉप पे आएंगी, फिर सेट हो जाएंगी। तो नॉर्मली 56 डेज में ये सेटिंग होती है, 56 डेज में। और इस सोराइसिस में क्या होगा? 3 to 4 डेज में हो जाती है। तो सेल्स बहुत तेजी से बनती है, 30% के बजाय 100% सेल डिवाइड करती हैं और वो तेजी से ऊपर आती हैं, यानी वो मैच्योर नहीं हो पाती हैं, इमैच्योर होती हैं और सेटिंग हो जाती है। इसीलिए वहां पर क्या हो जाता है? इकट्ठी हो जाती है वो सेल्स और प्लाक बनाती हैं। तो सोराइसिस में जो ट्रांजिशन टाइम है सेल्स का, यानी कि बेसल सेल लेयर में बनेगी और ऊपर आने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जो ट्रांजिशन टाइम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, मतलब जो बेसल सेल लेयर में सेल बनी जो ऊपर लेयर में आएगी स्ट्रेटम कॉरियम में, दैट टाइम इज रिड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल इन बेसल सेल लेयर और स्ट्रेटम बेसाले और जर्मिनेटिवम इज इंक्रीज्ड and it becomes 100% from 30%. The basal cells form strong cell-to-cell junction called desmosomes, not only with adjacent cells but also with the basal lamina. इस बेसल सेल लेयर के नीचे एक बेसल लैमिना होता है जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो जो बेसल सेल्स लेयर होती है ये आपस में सीमेंट होता है, उससे जुड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेस्मोसोम्स कहते हैं, यानी इंटरसेलुलर सीमेंट। डेस्मोसोम्स, व्हाट आर डेस्मोसोम्स? डेस्मोसोम्स आर इंटरसेलुलर सीमेंट। एडिजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डेस्मोसोम्स आर एडिजन मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर सीमेंट। सो बेसल सेल लेयर have desmosomes. Finger-like downward projection of the basal layer and the epidermis into dermis known as licheniasis. So finger-like downward projection of the basal cell layer and the epidermis into dermis known as licheniasis. ये जब आप किसी की ना स्किन बायोप्सी की रिपोर्ट देखेंगे तो ये जो टर्म है ना लिचेनियासिस से बहुत बार मिलेगा आपको, इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। तो लिचेनियासिस क्या है? ये देखो इस डायग्राम में जो ये ब्लूइश कलर की है, दिस वन एपिडर्मिस, ठीक है ना? अब ये नीचे आ रहा है, ये नीचे ये डर्मिस है, दिस वन एपिडर्मिस। तो ये डाउनवार्ड प्रोजेक्शन, इस एपिडर्मिस का जो डाउनवार्ड प्रोजेक्शन है इसे कहेंगे लिचेनियासिस। और ये जो डर्मिस है, डर्मिस ये ऊपर गई एपिडर्मिस में, इसको कहेंगे डर्मल पेपिला, ठीक है ना? डर्मल पेपिला ऊपर अपवार्ड प्रोजेक्शन
of dermis into epidermis, and reteres is downward projection of epidermis into dermis. ये नीचे एपिडर्मिस, ये reteres हो गए और ये डर्मिस पेपिला हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है, समझ में आ गया? Finger like upward projection of the papillary dermis into epidermis known as dermal papillae. तो हमने आपको बताया स्टेटम बेसाली में क्या है, बहुत तेजी से पढ़ते हैं। 30% ऑफ द सेल्स जो बेसल सेल्स होती हैं, they are dividing at any point of time and become 100% like disease psoriasis, and basal cells have desmosome, that is intercellular cementing substance, and finger-like projection of the epidermis into dermis known as reteres, and upward projection of the papillary dermis into dermis known as dermal papillae. This is diagram showing dermal papillae, देखो इसमें लिख भी रखा है इसमें, और जो downward projection reteres, upward projection dermal papillae. Now we come on second layer, stratum spinosum or brittle cell layer or Malpighian cell layer. The thickness of this layer is 5 to 7 cell layer thick, and this is thickest layer of the epidermis. अगर पूछा जाए सबसे मोटी परत कौन सी होती है, मोटी लेयर कौन सी होती है, उसका नाम है स्टेटम स्पाइनोसम और brittle cell layer और Malpighian cell layer. इसमें डेस्मोसोम्स जो हैं are more prominent and under light microscope appear like spine. जो डेस्मोसोम्स हैं under light microscope they appear like spine, hence called स्टेटम स्पाइनोसम. इसलिए इसको स्टेटम स्पाइनोसम कहते हैं, तो जो डेस्मोसोम्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, स्पाइन लाइक, so that is why it is called स्टेटम स्पाइनोसम. और जो इसकी सेल्स होती है वो कैसी होती है, पॉलीहेड्रल सेल्स और डेस्मोसोम्स होती हैं इसमें, ठीक है ना. डेस्मोसोम्स मींस इंटरसेलुलर सीमेंट. थर्ड इज स्टेटम ग्रेनुलोसम और ग्रेनुलर सेल लेयर. जो इसकी थिकनेस है वो 2 to 6 लेयर थिक होती है. नॉट डेवलप्ड इन न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं. न्यूबॉर्न बेबी किसे कहते हैं, बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ, न्यूनेटल पीरियड कहलाता है. और 28 डेज से लेके 1 साल तक के पीरियड क्या कहते हैं, इन्फेंट, ठीक है. तो न्यूनेट का मतलब है फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ. तो जो न्यूनेटल पीरियड है न्यूबॉर्न है उसमें नहीं होती है, कौन सी लेयर नहीं होती है, स्टेटम ग्रेनुलोसम. क्वेश्चन आता है नीट में कि व्हिच लेयर इज एब्सेंट इन न्यूबॉर्न, आंसर विल बी स्टेटम ग्रेनुलोसम. ये पांचों लेयर के नाम दे रखे हुए हैं, तो आपको क्या लिखना है, स्टेटम ग्रेनुलोसम इज एब्सेंट इन न्यूबॉर्न. इट डेवलप्ड ओनली आफ्टर 2 to 3 वीक्स. 2 से 3 सप्ताह बाद बन जाती है, लेकिन जैसे ही वो बर्थ होता है तो उसमें नहीं होती. एंड द सेल कंटेंट ग्रेन्यूल्स. अब इस सेल्स, इनका नाम है स्टेटम ग्रेनुलोसम या ग्रेनुलर सेल लेयर. क्यों नाम है, क्योंकि इसकी सेल्स में ग्रेन्यूल्स होती हैं. ग्रेन्यूल्स का नाम क्या है, कीरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स. दूसरी ग्रेन्यूल्स होती हैं मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स और लेमिनर और ऑडलैंड बॉडीज और कीरेटोसोम. ये एक ही के नाम है. तो जो कीरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स होती हैं ये लार्ज हैं, बेसोफिलिक हैं, कंटेनिंग प्रोटीन्स. और जो प्रोटीन्स होती है उसमें आती है इनवाल्यूक्रिन, लोरिसिन और प्रोफिलेजिन. जो प्रोफिलेजिन प्रोटीन है जिसकी प्रिकर्सर ऑफ फिलेग्रिन प्रोटीन. दूसरी जो ग्रेन्यूल है उसका नाम है मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स. तो बच गया, कोई और टीचर आएंगे क्या सर? लैब था सर, जाना है आपको? लैब था सर शायद बी. अच्छा अभी आप जाएंगे ना? यस. अच्छा ठीक. तो ये 5 लेयर पढ़ा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स और लेमिनर और ऑडलैंड बॉडीज और कीरेटोसोम. बिसाइड्स दिस लेयर आल्सो प्रेजेंट इन अपर स्टेटम स्पाइनोसम. तो मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स जो होती हैं इस लेयर के पहले जो हमने पढ़ाई थी स्टेटम स्पाइनोसम, उसमें भी होती हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स, दे सिंथेसाइज लिपिड्स. और लिपिड की सिंथेसिस की वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्परमेबल मेम्ब्रेन सर्व एज वाटर बैरियर. सो मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स सिंथेसाइज लेयर, और इससे क्या बनती है, जो ये लेयर है वो कैसी बनती है, इम्परमेबल टू वाटर. फोर्थ लेयर इज स्टेटम ल्यूसिडम और क्लियर सेल लेयर, प्रेजेंट ओनली इन पाम्स एंड सोल्स. आप समझ लो ये जितने
जितने भी दूसरी स्किन है पाम एंड सोल्स के अलावा ये स्ट्रेटम लूसिडम कहीं भी नहीं होती है और ये इसे क्लियर सेलर कहते हैं। सेल्स आर ट्रांसल्यूसेंट ड्यू टू रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स ऑफ इरिडिन प्रोटीन। एक इरिडिन प्रोटीन्स होती है, इरिडिन प्रोटीन्स, इसकी रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स बनती है, उसकी वजह से कैसी होती है, ट्रांसल्यूसेंट। एंड दिस इज प्रेजेंट ओनली इन पाम एंड सोल्स। तो पूछा जा सकता है कि कहीं की भी स्किन ले लें कि this layer is absent. तो स्ट्रेटम लूसिडम is absent in most of the body part except palm and soles. तीसरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो सबसे ऊपर की परत होती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। Most layer is stratum corneum. Now stratum corneum is the fifth layer. This is also known as horny cell layer. आपने पहले ही पढ़ा था कि जो इस लेयर की जो सेल्स होती हैं दे आर डेड होती हैं and they are continuously shed into external environment. Here last layer to be formed hence absent in preterm and low birth weight babies. जो preterm होते हैं, जो टर्म कितना होता है, एक टर्म बेबीज होते हैं, एक प्रीटर्म बेबीज होते हैं, तो प्रीटर्म और लोअर बर्थ बेबीज में ये एब्सेंट होती है। मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड डेड केराटिनोसाइट्स व्हिच लैक न्यूक्लियाई एंड मोस्ट केराटिनाइज्ड लेयर। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा केराटिनाइज्ड लेयर कौन सी होती है, पांचों में सबसे ज्यादा केराटिनाइज्ड लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम और हॉर्नी सेल लेयर। इतना केराटिन किसी लेयर में भी नहीं होता है, सबसे ज्यादा केराटिन इसी लेयर में होता है और इसकी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं और ये डेड होती है। मेड अप ऑफ फ्लैटेंड डेड केराटिनोसाइट्स व्हिच लैक न्यूक्लियाई एंड मोस्ट केराटिनोसाइट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एक्ट्स एज ए मेजर फिजिकल बैरियर इन एपिडर्मिस, प्रोटेक्ट एंड वाटरप्रूफिंग ऑफ द बॉडी। प्रोटेक्शन का मतलब है जितने माइक्रोब्स हैं उससे ये प्रोटेक्ट करती है, एंट्री नहीं होने देती, और वाटरप्रूफिंग जो फंक्शन है ये इसी लेयर की वजह से होता है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कोलेस्ट्रॉल सल्फाटेज केराटिनोसाइट्स flex off at the surface of the skin, they continuously shed from the surface. कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से ये सेल्स शेडिंग होती है? नेम इज कोलेस्ट्रॉल सल्फाटेज। कोलेस्ट्रॉल सल्फाटेज, इसको याद कर लीजिए। नाउ सेल्स ऑफ, मेरे ख्याल से टाइम हो गया, अब तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू।